मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 का था। महाराष्ट्र की विधानसभा में बहस चल रही थी। इतने में एक शख्स अपनी कुर्सी से उठता है और यही लाइन कहता है। कौन था वो व्यक्ति? अब तक उसका चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा। नाम है देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। सियासत का वो बाजीगर जो हर बार हारी बाजी को पलटकर जीतने का हुनर रखता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे कहानी उस नेता की जिसने प्रधानमंत्री मोदी के 2019 वाले नारे दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र को 2024 में पूरी तरह साकार कर दिया। जानेंगे उस नेता का करियर कहां से शुरू होता है और तमाम बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो कैसे शिखर तक पहुंचता है और ना सिर्फ शिखर पर पहुंचता है, उस शिखर पर दोबारा अपनी दावेदारी को मजबूत करता है। उस दावेदारी को मजबूत करने के लिए दूसरों के किलों में तोड़फोड़ करता है और तीसरी बार सर्व सत्ताओं और सर्व ताकतों के साथ वापस काबिज हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस की कहानी शुरुआत कहां से होती है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन 2019 की ही तो बात है जब फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में ये लाइन कही समंदर वाली कि मेरे किनारे घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। तब जनादेश में उनकी पार्टी सबसे आगे थी, मगर गठबंधन के समीकरण के कारण उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। शिवसेना पलट गई थी। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य माने जाने वाले शरद राव पवार ने सियासी शतरंज ऐसी बिसात बिछाई कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे फडणवीस नेता विपक्ष हो गए। इस बात को 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत भी 360 डिग्री का कोण बदल चुकी है। देवेंद्र फडणवीस अब सियासी शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं और हारी हुई बाजी को पलटने का हुनर सीख चुके हैं। इन सालों में उन्होंने ऐसी बिसातें बिछाई जिसमें फंसकर शिवसेना एनसीपी की दो फाड़ हो गए। महाराष्ट्र के सारे सियासी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े छत्रप के तौर पर उभरे हैं और उन्हें योगी आदित्यनाथ के कद के बराबर का देखा जा रहा है। उन्होंने 2019 में कही अपनी लाइनों को सही साबित किया है। देवेंद्र फडणवीस वापस लौटे हैं और पूरी ठसक और धज के साथ लौटे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का सफर इतना आसान भी नहीं था। साल 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति में कई फेरबदल हुए और फडणवीस उन बदलावों के केंद्र में रहे। किसी के हीरो, किसी के विलेन। मसलन शिवसेना और एनसीपी में बगावत और बीजेपी की सत्ता में वापसी। बावजूद इसके उनका डिमोशन हुआ। राज्य की कमान संभाल चुके फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री का वो फोन, चेहरे की उड़ी हवाइयां और उसके बाद एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम और उसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला, खुद डिप्टी सीएम बनना स्वीकार करना। फिर आया लोकसभा चुनाव 2024 जिसमें बीजेपी दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाई। इन परिणामों के बाद देवेंद्र फडणवीस के भविष्य पर अटकलबाजियां होने लगी। उन्होंने खुद भी डिप्टी सीएम का पद छोड़ने की पेशकश की। उनके केंद्र सरकार में कैबिनेट में शामिल होने से लेकर बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने तक की खबरें, सुर्खियां खुसफुसाहट के रूप में सामने आने लगी। लेकिन कुछ नहीं बदला। शायद बड़े गेम की तैयारी अभी बाकी थी, क्योंकि महज 4 महीने दूर था विधानसभा का चुनाव और यहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने बाजी पलट दी। उनके नेतृत्व में पार्टी को राज्य में अब तक के सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली। महायुति गठबंधन बम्पर सीटों के साथ वापसी करता है। इसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी फडणवीस की दावेदारी को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल हो गया। हालांकि एकनाथ शिंदे मनमुटाव करते रहे, नाराजगी जताते रहे, सतारा के को भवन में भी गए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की फलक पर साफ साफ लिखी इबारत से भला शिंदे भी कब तक आंख फेर सकते थे। 133 का आंकड़ा खुद बीजेपी ने पाया और उसके कई नेता उनकी पार्टी से भी जीते। शिंदे की पार्टी से भी, अजीत पवार की पार्टी से भी। उन्होंने फडणवीस का सीएम बनना आखिरकार स्वीकार किया, जिसके बाद 4 दिसंबर की शाम आम सहमति से बीजेपी के विधायक दल ने उन्हें नेता चुना। देवेंद्र फडणवीस अब तक के सियासी सफर को अगर देखें, चलने की कोशिश करें, शिंदे की नाराजगी फिर उनकी रजामंदी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और डिकोड करना ही है तो इसी हालिया घटनाक्रम से शुरुआत क्यों ना करें। ये वक्त जब देवेंद्र फडणवीस की खातिर खुद
गृहमंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को मनाया। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से दबाव की रणनीति अपनाई गई। उनके प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार बयान दिए गए। शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कुछ ने बिहार मॉडल का हवाला भी दिया, नीतीश बाबू का जिक्र किया। हालांकि शिंदे खुद कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन उनकी ही रणनीति थी। गल्फ न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश किए गए स्वाति चतुर्वेदी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गठन के लिए शिंदे जब अमित शाह से मिले तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। जिस पर अमित शाह ने पास बैठे देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा, एक उदाहरण आपके पास में है, और फिर कहने को कुछ नहीं बचा। शिंदे शाह का इशारा समझ चुके थे। ये तो देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी थी, लेकिन एक कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बनता। देवेंद्र फडणवीस भी एक दिन में नहीं बने। सियासी सफर में कई शेड्स हैं, जिसमें शूल भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन साथ है कभी भी ना हार मारने की एक जिद। और इनके सफर की शुरुआत एक किस्से से, जो उनके दोस्त और पत्रकार यदु जोशी बयां करते हैं। किस्सा है साल 1975 का। किस्से के किरदारों में भी देश के इतिहास की सबसे हैवीवेट शख्सियत में से एक इंदिरा गांधी हैं। देश में आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी। आपातकाल की घोषणा के साथ विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाने लगा। इस दौरान महाराष्ट्र से भी कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इनमें एक नेता थे गंगाधर राव। जी, गंगाधर राव देवेंद्र फडणवीस के पिता। उनकी गिरफ्तारी से परिवार के एक सदस्य बेहद नाराज थे, जिसकी उम्र उस वक्त फकत 5 या 6 साल की रही होगी। नाराजगी का आलम तो देखिए साहब, उसने स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि स्कूल के नाम में इंदिरा गांधी का नाम आता था, जिन्होंने उनके पिता को जेल भेजा था। स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल और बच्चे का नाम था देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। परिवार को देवेंद्र की जिद के आगे झुकना पड़ा और उनका दाखिला सरस्वती विद्या मंदिर में कराया गया। इसके बाद एक बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देवेंद्र को राजनीति एक तरह से विरासत में मिली है। किस तरह, इस बात को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव आरएसएस और जनसंघ से जुड़े थे। वे इमरजेंसी में 2 साल जेल में बंद रहे और बाद में नागपुर डिवीजन की ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधान परिषद सदस्य बने, एमएलसी बने। रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस का पैतृक गांव नागपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर चंद्रपुर जिले में पड़ता है। फडणवीस के परिवार की गिनती इलाके के संपन्न जमींदारों में की जाती थी। बाद में उनका परिवार नागपुर शिफ्ट हुआ। पिता गंगाधर राव के अलावा फडणवीस की चाची भी सियासत में सक्रिय थी। उनकी चाची शोभा फडणवीस की गिनती जनसंघ के बड़े नेताओं में की जाती थी। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से बीजेपी को मजबूती देने में फडणवीस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। परिवार में जनसंघ और आरएसएस के नेताओं का शुरू से आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते बालक देवेंद्र भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। वो बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए, इसीलिए आरएसएस का उनके पीछे बड़ा योगदान माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस की शुरुआती पढ़ाई लिखाई नागपुर में हुई। सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं पास की। नागपुर यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की, लेकिन वकालत से ज़्यादा उनका मन राजनीति में रमने लगा था। हालांकि साथ साथ पढ़ाई भी जारी रही। उन्होंने DSC बर्लिन से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन पिता की तरह राजनीति में दिलचस्पी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस हसरत को देवेंद्र ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सके और साल आया 1992 का। सक्रिय राजनीति में 1992 में एंट्री ले ली। वो दौर था बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में थी। फडणवीस ने नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से काउंसलर का चुनाव लड़ा। महज 22 साल का ये लड़का काउंसलर बन गया। 5 साल बाद काउंसलर के तौर पर काम किया, 5 साल तक। फिर साल 1997 में वो नागपुर के मेयर चुन लिए गए। तब उनकी उम्र कितनी थी? महज 27 साल, और वो देश के अब तक के चुने गए सबसे युवा मेयर में से एक थे। फडणवीस 2 साल तक इस पद पर रहे। फिर साल आया 1999 का। विधानसभा चुनाव का साल था। राज्य में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सत्ता पर काबिज था। मुख्यमंत्री थे शिवसेना पार्टी से। शिवसेना ने पहले मनोहर जोशी फिर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस सबसे युवा मेयर बनकर चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रह चुके थे और पार्टी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्हें नागपुर वेस्ट विधानसभा से टिकट दिया गया।
मेयर से इतर विधायकी का चुनाव 27 साल के देवेंद्र के लिए आसान नहीं था, वो भी ऐसी सीट से जो मुश्किल मानी जाती थी। राजनीति में अपनी पैठ जमा चुके नितिन गडकरी, उस वक्त नितिन गडकरी उनके चुनाव जीतने में काफी मदद करते हैं, ऐसा जानकार बताते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव ने नितिन गडकरी को राजनीति में आगे बढ़ाया और गडकरी उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की मदद की। हालांकि गडकरी की मदद के बावजूद नागपुर पश्चिम सीट देवेंद्र फडणवीस के लिए आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि सीट पर दलित और पिछड़े वर्ग की बहुलता थी और देवेंद्र फडणवीस ठहरे ब्राह्मण परिवार से। 1985 में नितिन गडकरी इस सीट से अपना भाग्य आजमा चुके थे और 21,552 वोटों से हार गए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस सीट का मिथक तोड़ने की ठान रखी थी। 9,087 यही संख्या थी और यही वोट थे। इतने वोटों से वो जीतकर पहली दफा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, पीछे मुड़कर शायद ही कभी देखा। 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 सभी चुनावों में उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की। 2000 में हालांकि उन्होंने सीट बदल ली, वो नागपुर वेस्ट की जगह नागपुर साउथ वेस्ट से चुनाव लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन नतीजों में कोई खास अंतर नहीं आया। मगर सियासत में सब कुछ ऐसे सीधे तो चलता नहीं है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। 2009 के 3 साल पहले 2006 में एक और दिलचस्प किस्सा हुआ था। जवान नेताजी माने देवेंद्र फडणवीस को फोटो शूट करवाने का बड़ा शौक था। देवेंद्र फडणवीस की विधायकी के दूसरा जो कार्यकाल था, नागपुर में उनके 5 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे। अब आप कहेंगे नेता हैं तो होर्डिंग्स लगने में कौन सी नई बात हो जाती है। फडणवीस इन होर्डिंग्स में जीन्स और चमकदार लाल शर्ट में नजर आ रहे थे। असल में उन्होंने एक गारमेंट ब्रांड के लिए फोटो शूट किया था, यानी विधायक जी मॉडल भी बन गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के फोटोग्राफर दोस्त विवेक रानाडे ने उन्हें इसके लिए राजी कर लिया था। विवेक ने बताया कि फडणवीस ने यह काम मौज मस्ती के लिए किया और इसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस के करीबी मित्र शैलेश जोगलेकर के हवाले से बताया गया कि उनका यह मॉडलिंग कैंपेन काफ़ी सफल रहा और यह खबर उड़ते उड़ते दिल्ली तक पहुंच गई। और उस समय दिल्ली में बीजेपी के सिपह सलार, बीजेपी के सूबेदार हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। खबर पहुंचते ही वाजपेयी जी ने देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया। वाजपेयी जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए मॉडल जी। शैलेश बताते हैं अटल बिहारी वाजपेयी देवेंद्र फडणवीस से काफ़ी खुश थे, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ दिग्गजों की नज़र में अब देवेंद्र फडणवीस खटकने लगे थे। दिग्गज पुराने नेता, उनके बीच एक नया लड़का उफान पर था और वो बड़ी तेजी से राज्य की सियासत में खुद को मजबूत कर रहा था। भले ही गडकरी उनके मार्गदर्शक रहे हों, लेकिन सियासी बैठकियों में फडणवीस को उनका प्रतिद्वंदी माना जाने लगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय पार्टी की राज्य इकाई में 2 गुट पहले से थे। नितिन गडकरी का एक खेमा और गोपीनाथ मुंडे जो अब नहीं रहे हैं उनका एक खेमा। देवेंद्र फडणवीस की एंट्री ने इस लड़ाई को एक तीसरा कोण दे दिया। धवल एस कुलकर्णी बताते हैं नागपुर बीजेपी में फडणवीस के घर को बंगला और गडकरी के घर को वाड़ा कहा जाता है, जो 2 अलग अलग ग्रुप हैं। साल 2008 में गडकरी और गोपीनाथ मुंडे की लड़ाई सार्वजनिक हो गई जब मुंडे ने अचानक पार्टी से इस्तीफा सभी पदों से दे दिया। वजह थी मुंबई यूनिट के अध्यक्ष की नियुक्ति। मुंडे मधु चौहान को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज थे। उस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी की कमान नितिन गडकरी के पास थी। इस विवाद में देवेंद्र फडणवीस गोपीनाथ मुंडे के साथ थे। पार्टी हाईकमान ने उस समय तो दोनों के बीच सुलह करा दी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस भी अपनी सियासत को धार देते रहे। 2010 में उन्हें बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और फिर आता है उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण साल 2013। वो वक्त जब महाराष्ट्र बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। नितिन गडकरी खेमा सुधीर मुनगंटीवार को अध्यक्ष बनाने के लिए बैटिंग कर रहा था। मुनगंटीवार गडकरी के करीबी माने जाते थे। इसके जवाब में गोपीनाथ मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ाया। नागपुर वर्सेस नागपुर की लड़ाई शुरू करा दी, जिसे गडकरी भी मना नहीं कर सकते थे क्योंकि लड़का तो नागपुर का ही था। अध्यक्ष बनने के बाद आता है साल 2014 विधानसभा का चुनाव। पार्टी की कमान तब देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी। बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी थी क्योंकि शिवसेना जो सहयोगी पार्टी थी वो अब अकेले चुनाव लड़ रही थी और इसके बावजूद राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी के पाले में 122 सीटें आई। मोदी के करिश्मे को इसका श्रेय जाता है। जबकि 2009 में पार्टी सिर्फ 46 सीट मिली थी। इस जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष
देवेंद्र फडणवीस जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया जाता है। और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस किसी भी सरकार में मंत्री तक नहीं थे। इस समय फडणवीस की उम्र मात्र 44 साल थी। वो शरद पवार के बाद राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इंडिया टुडे की रिपोर्ट जो उनकी बातचीत के मुताबिक हिमांशु शेखर ने बताया, देवेंद्र फडणवीस बाल स्वयंसेवक रहे और संघ उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखता है वो जो उनकी विचारधारा को मजबूती से बढ़ाता है। बात करें मोदी शाह के साथ रिश्तों की तो 2014 के बाद खूब गाढ़ा हुआ। जब देवेंद्र को सीएम बनाया गया उस वक्त उनके नाम को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन मोदी शाह फडणवीस को विश्वस्त के तौर पर देखते हैं। दूसरी बात यह कि नितिन गडकरी को बैलेंस करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र में एक मजबूत नेता चाहिए था। इस लिहाज से भी फडणवीस बेहतर विकल्प थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने कई सीनियर नेताओं को साइडलाइन करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया। इसके बाद पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं और समकक्ष और सीनियर प्रतिद्वंदियों के मुकाबले उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। उनकी छवि साफ सुथरी थी। फडणवीस विदर्भ रीजन से आते थे जहां किसानों की आत्महत्या सुर्खियां बनाती थी। फडणवीस इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया करते थे। एक जमाने में कांग्रेस एनसीपी की सरकार पर सिंचाई घोटाला का आरोप लगाते थे और कहते थे अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। लेकिन अब अजीत दादा उन्हीं के साथ उन्हीं की सरकार में दोबारा नहीं, माफ कीजिएगा, तिबारा डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। एक बार उन्होंने उगते सूरज को भी अचंभित करते हुए सुबह सुबह शपथ ली थी और तब भी अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। तो उस समय वो विदर्भ की बात उठाते थे, अलग स्टेट की मांग भी कर रहे थे, लेकिन बाद में सरकार में आने के बाद अपने टोन इस पर थोड़े डाउन कर लिए क्योंकि शिवसेना को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि राज्य को तोड़ने की बात हो। राजनीति में तेवर थोड़ा नरम होने के बाद क्या होता है, एक समस्या बढ़ती है। होता क्या है कि जो प्रतिद्वंदी पार्टी के बाहर होते हैं उतने ही अंदर होते हैं, इसलिए चुनौती बड़ी थी। मगर देवेंद्र फडणवीस एक एक कर सभी प्रतिद्वंदियों को किनारे करते गए। देवेंद्र ने अपने राजनीतिक करियर में विपक्ष को मात देने के साथ साथ पार्टी के भीतर भी शीर्ष नेताओं को किनारे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी बड़े प्यार से। एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल सहित कई नेताओं का नाम इस लिस्ट में है। विनोद तावड़े बड़े मराठा नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री पद का उनका दावा भी था। इस बार एकनाथ खड़से वरिष्ठ हैं, 2019 से 14 तक विधानसभा के नेता विपक्ष थे और पंकजा मुंडे तो गोपीनाथ मुंडे की वारिस होने के नाते खुद को मजबूत दावेदार मानती थी। लेकिन फडणवीस सबसे आगे निकल गए। बीबीसी मराठी के संपादक आशीष दीक्षित बताते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 7-8 सालों में राजनीतिक तौर पर एक एक कर कमजोर कर दिया। कोई पार्टी छोड़कर चला गया, कोई केंद्र की राजनीति में चला गया तो कोई चुनाव हार गया और ऐसे करते हुए देवेंद्र फडणवीस अपना रास्ता बनाते गए। और रास्ता बनाते बनाते देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या चुनौतियां होंगी, क्या काम करेंगे, इस पे नजर रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो अपने करीबियों के साथ साथ विरोधियों को भी साथ कर रखते हैं। उनसे कहते हैं कि कुछ काम होगा तो बताना। और ऐसे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की जब सत्ता संभालेंगे, जितनी चुनौतियां हैं, जिस तरीके की फंड की कमी बताई गई, जिस तरीके को किसानों को लेकर के समस्याओं का हवाला दिया गया, मराठाओं की अपनी चिंताएं हैं, इन सबको देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार कैसे डील करेगी हमारी नज़र बनी रहेगी। आपके लिए ये बढ़िया सी स्टोरी, ये कॉपी लिखी थी हमारे साथी आनंद कुमार ने। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।